हेलो एवरीवन, आई एम सोमिल एंड वेलकम टू लीगल एज। आज हम डिस्कस करेंगे रिट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सबको पता है कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट विल इशू द रिट्स। बट ये रिट्स आई कहां से? ये रिट्स होती क्या सुप्रीम कोर्ट इकलौता इंस्टीट्यूशन है जो रिट्स को इशू कर सकता है, या ऐसा भी कोई अलग इंस्टीट्यूशन है जो रिट्स को इशू कर सकता है? एंड द लास्ट थिंग वील लुक एट इज कि ये रिट्स कितनी टाइप की होती है। ठीक, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। एंड इट इज रिटन हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आर्टिकल 32 हमें प्रोवाइड कराता है एक अपॉर्चुनिटी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। योर आर्टिकल 32 इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। एंड इसी वजह से बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को कहा था द हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स लुक एट द एवोल्यूशन ऑफ रिट्स। ये रिट्स इवॉल्व कहां से? तो देखो, इंडिया में रिट्स हमने अडॉप्ट करी हैं फ्रॉम द इंग्लिश लॉ। सो पुराने जमाने में रिट्स को कहा जाता था प्रेरोगेटिव रिट्स, एंड ये इशू कर सकते थे सिर्फ किंग ऑफ इंग्लैंड। वो अपने प्रेरोगेटिव में इशू करते थे इन रिट्स को। उनको तब भी फाउंडेशन ऑफ जस्टिस माना जाता था, आज भी उन्हें एज अ फाउंडेशन ऑफ जस्टिस कंसिडर किया जाता है। सो दीज वर इशूड बाय द किंग ऑफ द इंग्लैंड ओनली। बट लेटर ऑन द कोर्ट्स इन इंग्लैंड also started to issue writs as an extraordinary remedy for enforcement and protection of rights and liberties of the British people। वहीं से हमने अडॉप्ट करी है रिट्स। 1950 के पहले जो हाई कोर्ट से हमारी कंट्री में, उसमें से सिर्फ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकते थे। बट 1950 के बाद जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, एनाक्ट कर लिया, एनफोर्स कर लिया, तब रिट्स इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट्स को भी दी गई अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि आर्टिकल 32 बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कि अगर किसी सिटीजन का या किसी पर्सन का कुछ केसेस में अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, so they can directly approach the Supreme Court to get the remedy for the same, है ना? एंड सुप्रीम कोर्ट इस केस में ऑर्डर्स इशू कर सकता है एंड रिट्स भी इशू कर सकता है। तो ये है हमारा आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेलेवेंस क्या है? तो देखो, रेलेवेंस ये है उसकी कि लॉ में एक लैटिन मैक्सिम है जिसको कहा जाता है उबी जुस इबी रेमेडियम। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दे देते और रेमेडी नहीं देते तो उसका मीनिंग क्या रहता है ना? वो मीनिंगलेस सी बात होती। तो 32 ने हमें राइट दिया, बट 32 हमारा पार्ट 3 का ही पार्ट है। मतलब योर राइट टू गेट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। उसको भी एब्रोगेट या वायलेट नहीं किया जा सकता। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उस चीज के लिए। ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। सो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ आर्टिकल 32 इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसी वजह से बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ, jurisdiction under आर्टिकल 32 एंड 226, which one is wider? मैंने आपको शुरू में बताया कि 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दी गई कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स को भी पावर दी गई कि वो भी रिट्स इशू कर सकते हैं, एंड हाई कोर्ट्स को ये पावर दी गई आर्टिकल 226 के अंडर में। बट दोनों में से वाइडर कौन है? तो देखो, जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मैटर्स से रिलेटेड पे ही कर सकता है। मतलब इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ओनली देन द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स। बट आर्टिकल 226 की अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे, जहां पे हाई कोर्ट्स को रिट्स इशू करने की पावर दी गई है, वहां पे एक टर्म लिखा हुआ है, अदर मैटर्स। मतलब हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए तो रिट्स इशू कर ही सकता है,
इन द सेम वे वो अदर मैटर्स या अदर पर्पसेस के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। मतलब वो एक ऑर्डिनरी लीगल राइट, एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इनके मैटर में भी वो रिट्स इशू कर सकता है। तो वाइडर जुरिस्डिक्शन किसका हुआ? वाइडर जुरिस्डिक्शन हुआ हमारे आर्टिकल 226 का। बट याद रखना, आर्टिकल 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, हाईकोर्ट का डिस्क्रिशन है ना। बट 32 आपका फंडामेंटल राइट है। बट जब ये बात आती है कि 32 वाइडर है या 226 वाइडर है, तो वाइडर जुरिस्डिक्शन है 226 का, बिकॉज ऑफ द टर्म अदर मैटर्स। नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट रेट्स। So the first writ which is given in our constitution is the writ of habeas corpus. हेबियस कॉर्पस का अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तो उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी पर्सन को किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने अनलॉफुली विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन डिटेन करके रख लिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाके आप एक रिट फाइल करोगे जो होगी हेबियस कॉर्पस की, एंड सुप्रीम कोर्ट वहां पे उस पर्सन को जिसने डिटेन किया है उसको बोलेगा, वी वांट टू हैव द बॉडी ऑफ द पर्सन यू हैव डिटेन, आप उसको हमारे पास लेकर आओ। एंड देन द सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट विल डिसाइड कि क्या ये लॉफुल डिटेंशन है या इलीगल डिटेंशन है। और अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया होगा तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे उसको फ्री कर देगा। सो दिस इज द राइट ऑफ, और सॉरी, दिस इज द रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इट इज द बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस। कि अगर कोई आपकी पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर रहा है ना, यहाँ पे इलीगली डिटेन करके, तो उस केस में आप रेट इशू करवा सकते हो ऑफ हेबियस कॉर्पस। इट इज रिलेटेड टू द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन। आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट उस पर्सन को बोलेगा कि आप सामने वाले को लेकर आओ, वील डिसाइड कि लॉफुल डिटेंशन है या इलीगल, इलीगल निकला तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट रेट। द सेकेंड रेट इज द रेट ऑफ मैंडेमस। The literal meaning of writ of mandamus is weak command. It is issued by the court against the public authority who has not performed their duty, और या तो उन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं की। जैसे आप जाते हो, कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, अगर गवर्नमेंट एजेंसी कंस्ट्रक्शन का वहां से सामान ना हटाए तो हमारा एक जो नॉर्मल रूटीन है वो डिस्टर्ब होता है। वहां पे हो क्या रहा है कि अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रही। सो आप कोर्ट जा सकते हो। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी बाय द पब्लिक ऑफिशियल, तो कोर्ट वहां क्या करेगा? कोर्ट मैंडेमस इशू करेगा, एंड द कोर्ट विल कमांड द अथॉरिटी टू फुलफिल देयर ड्यूटी। इट इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी। अब इसमें बस एक चीज याद रखना कि अगर वो परफॉर्मेंस डिस्क्रिशनरी है ना, कि उस ड्यूटी को परफॉर्म करना है या नहीं करना है, ये डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगा, तो कोर्ट मैंडेमस इशू नहीं करेगा। बट अगर मैंडेटरी ड्यूटी है एंड उसको पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे कोर्ट इशू करेगा द रिट ऑफ मैंडेमस। द थर्ड रिट इज द रिट ऑफ quo warranto, and the literal meaning is by what authority. This writ is related to the public office. यहाँ पे होता क्या है कि पब्लिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट होती है, पब्लिक पोस्ट होती है। अब हर पब्लिक पोस्ट की भाई एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब अगर कोई ऐसा पर्सन किसी पोस्ट पे अपॉइंट हो गया है जिसके लिए वो क्वालिफाइड ही नहीं, तो यहाँ पे एक पर्सन क्या कर सकता है? जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो कोर्ट में जाके रिट ऑफ को वारंटो इशू करने के लिए कह सकता है। एंड कोर्ट यहाँ पे उस पर्सन से पूछेगा कि भाई बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू सिटिंग इन दिस ऑफिस, और बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस। तो यहाँ पे अगर वो पर्सन अपनी क्वालिफिकेशन जस्टिफाई कर देगा तो कोई बात नहीं। बट अगर कोर्ट को ये पता चलेगा कि ये पर्सन क्वालिफाइड नहीं है उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, तो वो उसको वहां से हटा देगा। So the rate of quo warranto is related to public office only. ये याद रखना, पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड है ये रेट, प्राइवेट ऑफिस से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली किसी पब्लिक ऑफिस को अगर कोई इंडिविजुअल उसे कर रहा है विदाउट हैविंग द क्वालिफिकेशन, अगर वो उसको होल्ड करते हैं तो उस केस में इशू होती है रिट
writ of quo warranto. So this was the third writ. The fourth writ is the writ of prohibition. अब जो हमारे पास बाकी दो writs बची हैं, these writs are related to judicial and quasi judicial authority. These writs are issued by higher court to a lower court or a tribunal. ठीक है, यहां पे एक हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल मतलब किसी जुडिशियल अथॉरिटी या क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी को इशू करते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन को अगर मैं सिंपल ऑर्डर में आपको समझाऊं तो उसका मतलब होता है स्टे ऑर्डर, कि अगर किसी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं, ठीक है, या वो एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में काम कर रहे हैं, तो कोर्ट वहां पे क्या करेगा, कोर्ट उनको प्रिवेंट कर देगा, हायर कोर्ट उनको प्रोहिबिट कर देगा किसी भी केस को आगे डील करने से। सो व्हेनेवर अ लोअर कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल is working in excess of jurisdiction or working in lack of jurisdiction, the higher court can issue the writ of prohibition and they will prevent the court from taking the matter any further. वो उस मैटर को आगे ले जाने से उस कोर्ट को या लोअर अथॉरिटी को रोक देंगे या लोअर कोर्ट को रोक देंगे। दीज आर इशूड अगेंस्ट जुडिशियल और क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटीज ओनली। ठीक, तो हमारी जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, दिस इज प्रिवेंटिव इन नेचर। प्रिवेंट किया जा रहा है ना, रोका जा रहा है, तो दिस इज प्रिवेंटिव इन नेचर। सो दिस इज द फोर्थ काइंड ऑफ रिट एंड इट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। द लास्ट रिट इज रिट ऑफ सर्श्योररी। सर्श्योररी एंड इसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड। अब सेम सिनेरियो, ये भी इशू कोई हायर कोर्ट ही करता है किसी लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को। मतलब दीज रिट्स आर आल्सो इशूड अगेंस्ट एनी जुडिशियल और क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटीज। यहां पे भी क्या हो रहा है कि या तो लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल लोअर कोर्ट, या एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में काम कर रहे हैं, या कोई एरर ऑफ लॉ कमिट कर रहे हैं। तो इस केस में हायर कोर्ट जो है वो रिट ऑफ सर्चररी इशू कर सकता है एंड वो या तो उस पेंडिंग मैटर को अपने पास बुला लेगा, ठीक है, अगर केस अभी फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है तो वो उस केस को अपने पास बुला ले। इट विल कॉल द मैटर फ्रॉम द लैटर टू इटसेल्फ। तो ये क्या हुई, प्रिवेंटिव इन नेचर हुई, इस सेंस में कि कोर्ट उस हायर कोर्ट उस लोअर कोर्ट को मना कर देगा कि आप आगे नहीं ले जाओगे इस मैटर को, आप इसको हमें भेजो। ठीक, तो ये प्रिवेंटिव है। एंड सेकेंडली इट इज क्यूरेटिव इन नेचर ऑल्सो। अगर उस लोअर कोर्ट ने मैटर को डिसाइड ही कर दिया, डिसीजन ही दे दिया उस पर, सो द हायर कोर्ट विल quash the order of the lower court. So it is curative in nature in that sense. तो prohibition और certiorari में difference क्या हुआ? Prohibition is only preventive in nature. वो सिर्फ रोकने का काम करती है, whereas certiorari is preventive as well as curative in nature. तो अगर उस लोअर कोर्ट का डिसीजन आ गया तो आप फिर प्रोहिबिशन यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे रिट ऑफ सर्श्योररी, वेयर the higher court will quash the order given by the lower court. This writ is also issued against judicial or quasi-judicial authorities. So this was all about writs under Indian Constitution. Thank you so much.